तो भाई आज का सवेरा चेल्सी फैंस के लिए एक नई ताज़ा और बहुत ही अच्छी न्यूज़ लेकर आया है। इन केस के अब उनको कम से कम ये तो क्लियर हो गया है कि उनके क्लब की ओनरशिप कहाँ जाने वाली है। रोमन अब्रामोविच के एरा का एंड हो चुका है। रोमन अब्रामोविच अब चेल्सी के ओनर नहीं रहेंगे बिकॉज टेड बोली और बाकी उनके जो ग्रुप हैं कंसोर्टियम बेसिकली। अब एक कंसोर्टियम होता क्या है? कंसोर्टियम बेसिकली ग्रुप ऑफ पीपल का एक जैसे आप कहते हैं ना कि आपका फ्रेंड्स का ये सर्कल है, वैसे एक सर्कल होता है जहां बहुत सारे इन्वेस्टर्स आकर उस एक मेजर कॉज के लिए वर्क करते हैं साथ में बैठकर। तो वही एक कंसोर्टियम ने चेल्सी को ओन किया है और अब ये जो कंसोर्टियम चेल्सी को परचेज करके अब काम करेगा, उसमें देखने वाली बात ये होगी कि पहली ट्रांसफर विंडो कैसी रहेगी। देखो यार, बहुत सारे प्लेयर्स ऑलरेडी क्लब छोड़ के जा रहे हैं। आपका एंटोनियो रूडिगर क्लब छोड़ के जा रहा है, आपका क्रिस्टेंसन क्लब छोड़ के जा रहा है, मार्कस अलोंसो के भी बहुत स्ट्रॉन्ग लिंक्स आ रहे हैं कि हो सकता है वो बार्सिलोना जाएं। तो आपको नए प्लेयर साइन करने पड़ेंगे और टेक ओवर के बाद पहली विंडो हमेशा बहुत ही क्रूशियल रहती है। आप न्यूकासल की विंडो देख लो। न्यूकासल को जब टेक ओवर किया सऊदी के ग्रुप ने, तो उन्होंने इन्वेस्टमेंट के तौर पर बहुत ही ज्यादा पैसा लगाया क्योंकि उनको प्रीमियर लीग में सरवाइव करना था और आज वो नंबर 10th की पोजीशन में बैठे हुए हैं। चेल्सी इज वन ऑफ द टॉप डॉग्स इन वर्ल्ड फुटबॉल एट द मोमेंट। उस दौर में जब अब्रामोविच आए थे तब चेल्सी का चेहरा कुछ और था। जब अब्रामोविच जा रहे हैं तो चेल्सी को उन्होंने एक पावर हाउस बना दिया है। अब यहाँ से टेड बोली और उनके बाकी साथियों की रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि वो चेल्सी के उस उस स्टैंडर्ड को मेंटेन करके रखें और चेल्सी को बेसिकली आगे लेकर जाएं, ना कि उनको धकेलें पीछे खड्डे में। बहुत सारे चेल्सी फैंस इस वक्त पे निराश भी होंगे क्योंकि ऑब्वियस सी बात है यार, अब्रामोविच के एरा में उन्होंने क्या कुछ नहीं देख जीता। 5 प्रीमियर लीग टाइटल, 2 यूसीएल टाइटल, अनगिनत कप कॉम्पिटिशंस, और एवरी नाउ एंड देन वो हमेशा किसी ना किसी कप कंपटीशन के फाइनल में जरूर दिखते थे हमें। एक स्टैंडर्ड मेंटेन किया, एकेडमी डेवलप की, कोबम में उनके पास एक से एक टॉप क्लास प्लेयर हैं। चेल्सी से ज्यादा किसी और टीम ने पूरे यूरोप में अपने यंग टैलेंट्स को नहीं भेजा है। चेल्सी इज दी क्लब जिसने सबसे ज्यादा अपने प्लेयर्स को लोन किया और उनके लोनीज अलग अलग क्लब में जाकर अच्छा परफॉर्म भी करते हैं। यहाँ पर आप देख रहे हो कि लुकाकू के जो टंटे चल रहे हैं, तो अब थॉमस टूकल को भी क्योंकि अपना भाई उनकी ओनरशिप क्लियर हो गई है, तो उनको अपना विंडो प्लान करने में अब आसानी रहेगी क्योंकि उनको पता है कि मुझे किस से जाकर बात करनी है। देखो, बहुत ही बेसिक सा ये चीज होती है कि जब भी आप एक फुटबॉलिंग ट्रांसफर विंडो में जा रहे हो, आप ट्रांसफर मार्केट में उतर रहे हो, तो आपको पता होना चाहिए कि आपको किस प्लेयर को बाय करना है, किसको नहीं करना है, किस पे ध्यान नहीं देना है। अब यहाँ पर जितना फंड्स अवेलेबल होंगे, जो ये अवेलेबल कराएंगे थॉमस टुकल को, उसके बेसिस पर थॉमस टुकल किन किन प्लेयर्स को साइन कर पाएंगे ये देखने वाली बात होगी। इन्वेस्टमेंट की बहुत ज्यादा दरकार है। आपको लेफ्ट बैक एरिया में इंप्रूवमेंट करना ही करना है। आपको सेंटर बैक भी एक नया, बल्कि दो नए सेंटर बैक चाहिए होंगे क्योंकि आपके दो सेंटर बैक जा रहे हैं। साथ ही साथ आपको एक प्रॉपर नंबर 9 चाहिए होगा बिकॉज लुकाकू अगर चले जाते हैं तो आई डोंट थिंक कि वर्नर या हावर्स के दम पर आप अगली साल लीग के लिए कॉम्पीट करोगे। और देखो यार, चेल्सी हुई, यूनाइटेड हुई, आर्सेनल हुई, जो ट्रेडिशनल टॉप 6 क्लब हैं, उनको प्रीमियर लीग में एटलीस्ट फाइट तो देनी पड़ेगी ना लिवरपूल और सिटी को। और इस वक्त पे चेल्सी का जिस तरीके का सीजन रहा है, काफी अप एंड डाउन वाला सीजन रहा है। वो सीजन का शुरुआत उन्होंने बहुत अच्छी की थी जब उनके टफ फिक्चर्स थे, लेकिन जैसे जैसे सीजन आगे बढ़ता गया उनका जो एक तरीके से गेम प्ले था वो डिटेरियोरेट होता चला गया है। और अभी पिछले बीते टाइम में तो उनकी परफॉर्मेंसेस इतनी ज्यादा कन्विंसिंग नहीं रही हैं। यहाँ पर ये टेक ओवर एक नए चैलेंज भी लेकर आएगा फैन बेस के सामने कि उनको एक ट्रांजिशन फेज में जाना पड़ेगा। अब ये ट्रांजिशन फेज कितना लंबा होगा, देखो। जब ग्लेजर्स ने टेक ओवर किया था यूनाइटेड को 2005 में, उसके बाद से हमारे पास एक ऐसा मैनेजर था जिसने उनके कम इन्वेस्टमेंट को भी दरकिनार करते हुए हमें टाइटल्स जितवा दिए थे। उसके बाद जब सर एलेक्स गए तो हमें बहुत सारी दिक्कतों का सामना करना पड़ा। हमें पता चला कि इस क्लब में एक्चुअली लूप होल्स क्या हैं। अभी उनके पास एक बहुत ही ब्रिलियंट मैनेजर है। यहाँ पर एक टेक ओवर जो इस टाइम पे हुआ है, जहाँ उनके पास एक स्टेबल मैनेजर है जो कि एक वर्ल्ड क्लास मैनेजर है, जिसने अभी पिछले साल ही उनको चैंपियंस लीग जितवाई है और अभी वो एफए कप के फाइनल में बैठे हुए हैं। अगर ये जो कंसोर्टियम है ये सही से वर्क करेगा, तो आप लोगों को जो यूनाइटेड फेस कर रही है ग्लेजर्स के अंडर वो सिचुएशन फेस नहीं करनी पड़ेगी। लेकिन अगर ये जो ग्रुप ऑफ पीपल अब चेल्सी को ओन करने वाले हैं, अगर ये सिर्फ और सिर्फ पैसा बनाने पर ध्यान देंगे और क्लब के
फ्यूचर के बारे में, फैन बेस के बारे में बिल्कुल भी केयर नहीं करेंगे, तो दिक्कतें खड़ी हो सकती हैं। क्योंकि हमने देखा है इनिशियली लिवरपूल को जब एफएसजी से पहले टेक ओवर किया गया था, तब लिवरपूल किस खराब दौर में गई थी। एंड इवन एफएसजी के अंडर इतना कोई खासा इन्वेस्टमेंट किया नहीं है, लेकिन उनके पास मैनेजर अच्छा है। तो भाई, ये जो ग्रुप ऑफ पीपल अब चेल्सी को ओन करने वाले हैं, टेड बोली और आपके क्लेयरलेक कैपिटल और मार्क वेल्टर, तो ये जो ग्रुप ऑफ पीपल अब ओन करेंगे, इनको देखना पड़ेगा कि भाई ये किस डायरेक्शन में क्लब को लेके जाना चाहते हैं। क्या ये फैन बेस के साथ बैठकर डिस्कस करेंगे आगे आने वाली चीजें कि ये क्लब को और बेटर कैसे कर सकते हैं। देखो, अब्रामोविच के अंडर उनके पास, और देखो बैकरूम स्टाफ बहुत जरूरी होगा कि ये जो टेक ओवर है उसके बाद बैकरूम स्टाफ क्या रहेगा। क्योंकि सबको पता है कि जितने भी लोग जुड़े हुए थे रोमन अब्रामोविच के अंदर, भाई आपकी मार्टिना द हसीना जो मैम है, मरीना द हसीना, वो आप उनको रोकना चाहो, क्योंकि उन्होंने ही पूरा स्ट्रक्चर तैयार किया है। चेल्सी के मेजर साइनिंग्स, मेजर डिसीजंस सब मरीना ही लेती थी। पीटर शेक के साथ क्या होगा, कौन से लोग होंगे जो कि अब मैनेजमेंट में आएंगे, बिहाइंड द सीन्स रहकर हायाकी पे बैठकर डिसीजंस लेंगे क्लब के लिए। क्योंकि एक मैनेजर को क्लैरिटी चाहिए होती है अपने बोर्ड मेंबर से, कि वो उनके साथ काम कर कर भी पाएगा उस लेवल पे जाके जैसे वो करना चाहता है या फिर नहीं। तो यहाँ पर थॉमस टूकल को ये पता होगा कि भाई उनको अब आगे अपना फ्यूचर कैसे प्लान करना है। अगर ये ओनर्स अभी भी मतलब आकर एक क्लैरिटी नहीं दे पाएंगे थॉमस टूकल के लिए, तो चेल्सी की राह बहुत मुश्किल हो जाएगी। साथ ही साथ बार्सिलोना के बारे में भी बहुत अच्छी न्यूज आई है कि गावी ने कॉन्ट्रैक्ट रिन्यू कर लिया है। ठीक है ना, तो भाई मतलब रिन्यू करने के बहुत ही क्लोज हैं। हियर वी गो बहुत जल्दी हो जाएगा, जैसे कि कल फेब्रिजो ने ट्वीट कर ही दिया। 1 बिलियन का रिलीज क्लॉज है भाई, बार्सिलोना ने सारे प्लेयर्स का रिलीज क्लॉज 1 बिलियन, 1.1 बिलियन सब ऐसा कर रखा है। अ, कौन पे करेगा इतना अमाउंट? और बेसिकली गावी इज वेरी यंग। और मैंने कल अपने लाइव स्ट्रीम पे भी बोला था जब जतिन के साथ मैं कर रहा था कि भाई अ, अभी गावी उस एज पे है कि आप उसको किसी भी पोजीशन में मोल्ड कर सकते हो। आप उसको लेफ्ट मिड पे मोल्ड कर सकते हो, आप उसको लेफ्ट विंग फॉरवर्ड पे मोल्ड कर सकते हो, आप उसको नंबर 8 पे मोल्ड कर सकते हो, आप उसको नंबर 10 में मोल्ड कर सकते हो, क्योंकि वो एज के उस पड़ाव पे है जहां वो ग्रूमिंग की डिमांड कर रहा है। तो एक प्लेयर को ग्रूम करने के लिए मैनेजर का रोल बहुत क्रूशियल हो जाता है। उसके साथ ही साथ आप देखो कि रोनाल्ड अराहो ऑलरेडी साइन कर चुके हैं मूस आपके ओस्मान डेम्बेले के साथ रियल बेटिस, जो कि मैच होने वाला है उसके गेम के बाद आपका कॉन्ट्रैक्ट नेगोशिएशन शुरू हो जाएंगे। अब ये जो रियल बेटिस के अगेंस्ट वाला गेम है, ये बार्सिलोना अगर जीत जाती है तो उनका टॉप 4 सिक्योर हो जाएगा। कोई टेंशन लेने वाली बात नहीं रहेगी। और देखो यार, जावी ने जिस पोजीशन से बार्सिलोना को उठाया और जिस पोजीशन पे लाके बैठाला है, वो काबिले तारीफ है। क्योंकि भाई सब एक्सपेक्ट कर रहे थे कि नया मैनेजर है, बार्सिलोना ऑब्वियसली बता ट्रांजिशन फेज में है, यूरोप एक सीजन मिस हो भी जाएगा तो भी कोई बात नहीं है, लेकिन जावी ने ये चीज अश्योर की कि नहीं, भले ही हम ट्रांजिशन पीरियड में है, लेकिन चैंपियंस लीग फुटबॉल तो मैं लाकर दे ही सकता हूँ। नंबर 9 की दरकार होगी। अभी जो ट्रांसफर विंडो आने वाली है उसमें फेब्रिजो ने बोल दिया है कि दे विल डेफिनेटली साइन अ लेफ्ट बैक, और मेरे हिसाब से तो उनको राइट बैक भी साइन करना पड़ेगा। सेंटर बैक वो ऑलरेडी क्रिस्टियनसन को लेकर आ रहे हैं। नंबर 9 प्लेयर उनके लिए बहुत जरूरी है, बिकॉज देखो, ओबामियांग इज अ डिसेंट डिसेंट नंबर 9, बट अब वो वाला ओबामियांग नहीं रहा है जब वो डॉर्टमुंड में था या वो जो शुरू के 2 साल आर्सेनल में था। ओबामियांग कैन नॉट लीड द लाइन। न्यूज ये भी आ रही है कि लुइस सुआरेज माइट रिटर्न बैक टू बार्सिलोना। आई मीन, आर यू किडिंग मी? एक देखो यार, लुइस सुआरेज इज अ वर्ल्ड क्लास प्लेयर, बट हिज टाइम इज लॉन्ग गॉन। अब यहाँ पर बार्सिलोना को आगे बढ़ना पड़ेगा, फ्यूचर के बारे में सोचना पड़ेगा। एंड आई डोंट थिंक लपोर्टा इज इंटरेस्टेड, क्योंकि न्यूज ये भी आई है कि जो बैलेंडोर का गाला वगैरह हुआ था उसके टाइम पे लुइस सुआरेज ने लपोर्ट से बात वगैरह भी की थी कि आई वांट टू कम बैक टू बार्सिलोना, एंड वो एटलेटिको में अपना कॉन्ट्रैक्ट रिन्यू नहीं करना चाहता बिकॉज ही वांट्स टू प्ले इन द चैंपियंस लीग। ना बार्सिलोना को एक एक बड़े नाम की दरकार है, लेकिन एक ऐसे नाम की दरकार नहीं है जो कि अपना जो प्राइम है वो उससे गुजर चुका हो। लुइस सुआरेज is a legend at Barcelona, but Luis Suarez is not the answer to Barcelona's problem. He might give you a season, he might give you, a season or two, but उसके बाद क्या? ये ये सही फेज है जहां आपकी टीम जावी के अंडर एक प्रोग्रेशन स्टेट में है, वहां आप एक बैलेंस बनाकर रखो, क्योंकि एक्सपीरियंस के नाम पर आपने ऑलरेडी ओबामियांग को साइन कर लिया है। आप कितने अधेड़ उम्र के प्लेयर्स लाकर रखोगे? यू नीड यंग गन्स, यू नीड प्लेयर्स हु विल गिव यू एटलीस्ट 5 और 6 मोर सीजंस। एंड जावी को भी एक टाइम मिल जाएगा उनके साथ वर्क करने का। तो आई एम रियली अगेंस्ट दिस थॉट कि लुइस सुआरेज को ज्वाइन करनी चाहिए बार्सिलोना। देखो यार,
बार्सिलोना फैंस को पता है कि उनको अगर मैड्रिड के लेवल पे पहुंचना है तो उनको अच्छी साइनिंग्स की दरकार होगी, एक अच्छी समर विंडो की दरकार होगी। और जो प्लेयर्स वो टारगेट कर रहे हैं, जैसे कि रफीनिया का नाम आ रहा है, कि रफीनिया इज वेरी क्लोज टू जॉइन बार्सिलोना। साथ ही साथ न्यूज ये भी आई है कि बार्सिलोना आर लुकिंग टू साइन बर्नार्डो सिल्वा। हम सबको पता है कैसा सीजन रहा है बर्नार्डो सिल्वा का इस सीजन मैन सिटी के लिए, और उस डील में कहीं ना कहीं फ्रैंकी डियोंग को वो ऑफलोड करने के लिए तैयार हैं। इन माय ओपिनियन इस पॉइंट ऑफ टाइम पे बर्नार्डो सिल्वा जैसा कोई प्लेयर नहीं है, वो उतना वर्सटाइल कोई प्लेयर नहीं है। उसने मैड्रिड के अगेंस्ट भी जैसी परफॉर्मेंस डिलीवर करके दिखाई है, और वो इस सीजन जैसा खेला है बेसिकली मैन सिटी के लिए, वो काबिले तारीफ है। अगर वो फ्रैंकी डियोंग को जाने भी देंगे तो आई डोंट थिंक इतना ज्यादा कुछ लॉस होगा, क्योंकि उनको बर्नार्डो सिल्वा के लेवल का प्लेयर मिल रहा है। साथ ही साथ उनके मिडफील्ड में आपके पास गावी है, आपके पास पेड्री है, तो और आपने फ्रैंक कैसी भी साइन किया, तो इतना ज्यादा दिक्कत नहीं आएगी। वो एक तरीके से, अगर मैं सही बोलूँ ना, तो एक तरीके से बर्नार्डो सिल्वा को लाना एक अपग्रेड होगा इन माय ओपिनियन ओवर फ्रैंकी डियोंग। बट हो सकता है बहुत सारे बारसा फैंस इस बात से एग्री नहीं करेंगे, लेकिन डिफरेंस ऑफ ओपिनियन की वजह से ही तो यार डिस्कशन डेवलप होता है। तो आप जरूर कमेंट्स में बताइएगा कि आपको क्या लगता है कि ये चेल्सी का जो टेक ओवर है ये चेल्सी के लिए अच्छा रहेगा, या फिर वो ग्लेजर्स वाली राह पर चले जाएंगे, और चेल्सी को एक तरीके से बर्बाद कर देंगे। और दूसरी तरफ जो बार्सिलोना के फैंस हैं वो जरूर बताइएगा कि आपको क्या लगता है कि इस विंडो में आपके लिए कौन सी साइनिंग्स इंपॉर्टेंट रहेंगी, और क्या आप बर्नार्डो सिल्वा अगर लेने का सोच रहे हो तो आपको फ्रैंकी डियोंग को ऑफलोड करना चाहिए या नहीं। एंड गाइस, वी आर ऑन आवर वे टू कंप्लीट 10K सब्सक्राइबर्स ऑन मोहा अनस्क्रिप्टेड। तो आई रिक्वेस्ट यू कि अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेक श्योर कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर रहे हैं और बेल आइकन को हिट कर रहे हैं, जिससे कि आपके पास नोटिफिकेशन जल्द से जल्द जाए। टिल देन, गुड बाय, टेक केयर।